नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। 25 साल का उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है। पूरे राज्य में खुशी का माहौल है और प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि इन 25 सालों में उत्तराखंड ने जो भी अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभवों का लाभ अब आने वाले दिनों में विकास के रूप में देखने को जरूर मिले। 25 साल के सफर में कितनी मुश्किल डगर रही, हम हर साल आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भी समझ सकते हैं। उत्तराखंड ने 25 साल के सफर में आपदाओं के रूप में बड़े गहरे जख्म खाए, लेकिन गिरकर फिर से उठना भी उत्तराखंड ने इन्हीं आपदाओं से सीखा। 25 साल के सफर में उत्तराखंड ने केदारनाथ की भीषण आपदा देखी, कोरोना का समय भी झेला, 2016 की राजनीतिक अस्थिरता भी देखी, 5 साल में तीन मुख्यमंत्री भी बदलते हुए देखे, करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत कुंभ में, 4 धाम यात्रा में और कांवड़ यात्रा में भी देखने को मिला। 25 साल के सफर में उत्तराखंड में विकास के नए आयाम भी स्थापित होते हुए देखे गए। इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए लाखों करोड़ों के प्रस्ताव आते हुए भी देखे, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। नेताओं की बड़ी खोज के बाद भी पहाड़ वर्सेज मैदान की खाई खत्म नहीं कर पाए। पहाड़ों पर रोजगार के सपने अभी भी अधूरे हैं। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी राज्य के काम नहीं आई, और सबसे बड़ी बात, जंगल, जमीन और जल के मुद्दे आज भी मात्र मुद्दे बने हुए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना। की मांग, यहाँ की अनेक भौगोलिक परिस्थितियाँ थी और उत्तर प्रदेश के समय में एक बड़ी व्यवस्था होने के कारण से ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से भी बिल्कुल अलग था और यहाँ की अपनी चुनौतियाँ थी, अनेक कठिनाइयाँ थी। उसको लेकर राज्य का आंदोलन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में राज्यवासियों की भावना का सम्मान करते हुए अलग राज्य का गठन हुआ। और उस समय में और अगर 25 सालों में देखेंगे तो काफ़ी अंतर है और विकास तेज गति से आगे बढ़ा है। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देवभूमि उत्तराखंड पधार रहे हैं। कल उत्तराखंड का रजत जयंती का एक भव्य समारोह देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से, अपने विभागों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड पधारने पे बहुत हार्दिक स्वागत व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का अग्रणी राज्य में हमारा उत्तराखंड शामिल हो रहा है। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा केदार की पावन भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कथन स्वरूप 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इस स्वप्न को साकार करते हुए प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और सशक्त दृष्टिकोण से प्रेरित होकर बाबा केदार की पावन भूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। आज उत्तराखंड अपनी स्थापना के गौरवपूर्ण 25 वर्ष पूर्ण कर रजत जयंती मना रहा है। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 9 नवंबर का दिन हमारे राज्य के गौरव का दिन है। इसी दिन 25 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के संघर्ष से बना यह राज्य विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे सत्ता पक्ष के सरकार ने जो कहा है
मेरा मानना है कि वो झूठ का पुलिंदा है, सत्य से परे है, सच्चाई नहीं है। सच को स्वीकार भी करना चाहिए। और वो कहते हैं कि 25 साल में 2002 से लेकर 2025 की ओर हमने कदम बढ़ाए हैं। विकास यात्रा को हमने पूरा किया है। 25 साल का समारोह, जो रजत जयंती समारोह भी मनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि 10 साल बनाम 13 साल। आज बेहद खुशी का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपने दूसरा घर देवभूमि और खेत भूमि में आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से ये अवसर अपने आप में उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने के इस रजत जयंती वर्ष में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। और ये कहते हुए बहुत गर्व है कि धामी जी के नेतृत्व में और 25 साल की इस यात्रा में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, उससे उत्तराखंड में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जहां महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को 30% का आरक्षण मिला है, क्षैतिज आरक्षण मिला है, और जहां महिलाओं को 33% का आरक्षण विधानसभा लोकसभा मिला है, वहाँ उसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में खेल के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गौरव का पल है जब हम अपने राज्य की रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। और ये पल और भी हमारे लिए खुशी का होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस अवसर पर हमारे बीच रहेंगे और उनका संबोधन और मार्गदर्शन हम सबको सुनने के लिए मिलेगा। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा और 25 साल के सफर में उत्तराखंड ने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, उसको लेकर भी पूरे उत्तराखंड में रजत जयंती का जो एक तरह से त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। विपक्ष अपने तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से मना रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी से और डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंवर साहब आपके पास से आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने तमाम तरह के जो दावे हैं वो पेश किए और 25 साल के सफर में अभी तक जो देखने को मिला, बेशक विकास की बात हो, जनता की बात हो, या फिर पहाड़ों की बात हो, या मैदानों की बात हो। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि मैदानों में तो विकास हुआ, लेकिन पहाड़ों पर वो बातें, वो चीजें, वो विकास देखने को नहीं मिला। जी, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जनमानस की उम्मीदों के अनुरूप जो विकास की ये जो यात्रा चली है, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आगे ही बढ़ी है। और आज आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं, कल हम अपना रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। प्रथम तो आपके माध्यम से सभी को, सुनने वालों को, देखने वालों को, समस्त उत्तराखंड वासियों को इस रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजनीति तो देखिए विपक्ष का करने का काम है, वो करेंगे, लेकिन हमें इस रजत जयंती समारोह के समय में हम सब उत्तराखंड वासियों को, अगर आप देखेंगे, धारचूड़ा से लेकर विकास नगर तक, उत्तरकाशी, पुरोला, और इधर नारसन से लेके आपका चमोली तक, बद्रीनाथ तक, तो निश्चित तौर पर समस्त उत्तराखंड वासियों में उत्साह है। 25 वर्ष पूर्ण करने का उत्साह है। इस युवा होते उत्तराखंड में विकास के बहुत काम हुए हैं, लेकिन आज हम विकास की बात नहीं करेंगे। काम की चर्चा जनता करती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी उस पायदान पर खरा उतरी थी तो इसीलिए सभी मृतकों को बिल्कुल कुंवर जी। और बात यह भी है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड बाकी राज्यों से थोड़ा अलग है। अगर भौगोलिक बनावट की बात करें, हर साल जो आपदाएं आती हैं उसकी भी मार झेलता है, वो भी गहरे जख्म देकर चले जाते हैं। अब सरकार बेशक कांग्रेस की हो या बीजेपी की, लेकिन 25 सालों में जो अनुभव प्राप्त हुए उससे क्या कुछ सीखने को मिला, और आगे का जो रोड मैप है, क्योंकि अभी 3 दिन का विशेष सत्र शुरू किया था, उसमें लगा ही नहीं कि जो जनहित के मुद्दे थे या फिर उत्तराखंड के 25 साल को लेकर जो मुद्दे उठाने थे वो उठ ही नहीं पाए। मैदान और पहाड़, ये बातें चलकर रह गई। डेफिनेटली जो जिस सत्र की आपने बात की है, तो डेफिनेटली उस सत्र को पूरी तरह से भटकाने का जो एक प्रयास हुआ था, वो प्रयास
कहीं ना कहीं जनता के सामने उन सब चेहरों को बेनकाब भी करता है जो अपने उत्तराखंड के और उत्तराखंडी के विकास की चिंता न करते हुए बाकी चीजों में उलझने का प्रयास करते और कराते हुए दिखे। और उससे इतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राज्य में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उनका फोकस निरंतर उत्तराखंड के विकास पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति अथाह स्नेह किसी से छुपा हुआ नहीं है और शायद कल देश के अंदर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसके रजत जयंती समारोह में उससे पहले राष्ट्रपति महोदय आके गई, उन्होंने उत्तराखंड वासियों को अपने स्नेह से सींचा और उसके बाद कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो हम सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है उत्तराखंड में, और क्या कुछ और बड़ी सौगात मिल सकती हैं जो आगे का रोड मैप है वो क्या कुछ तरीके से तैयार किया जा सकता है वो भी। डॉक्टर प्रतिमा जी, 25 सालों में आपने क्या कुछ अनुभव प्राप्त किया है? हालांकि जो भी बातें आपके सामने आई, बेशक कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन जो आपके नेता हैं यशपाल आर्या वो 25 साल नहीं गिन रहे, वो गिन रहे हैं 10 साल वर्सेस 13 साल। देखिए बिल्कुल हमें 25 सालों की हम बात कर रहे हैं और कल रजत जयंती हम मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को पहली तो हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कि आगे एटलीस्ट 2027 के बाद फिर से जो विकास की राह पर प्रदेश चला था नारायण दत्त तिवारी जी के समय में उस राह पर चलने का कार्य करे। तो मैं बिल्कुल माननीय यशपाल आर्या जी की बात से सहमत हूँ कि बात यहाँ पर 25 साल की नहीं होनी चाहिए, बात यहाँ पर 10 साल वर्सेस 13 साल की बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय ले करके आप सत्ता पे हर स्टेट हो या केंद्र हो काबिज हो जाते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपको प्रदेश के विकास की बात करनी है। यहीं पे देखिए 2 झूठ ऐसे हैं जो अभी डिबेट के ड्यूरेशन में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो है बोलने का कार्य किया, इनकी मंत्री महोदया ने बोलने का कार्य किया। आप महिला सम्मान की बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण देने का जो है कार्य नरेंद्र मोदी जी ने जो है करने का कार्य किया। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भूल रही हैं कि वो जो 33% आरक्षण की बात है वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। अभी वो 2033 से पहले आप उसको लागू नहीं कर पाएंगे। तो ये कह देना कि महिला सम्मान में 33% आरक्षण दिया है जो है सदन में, ये मुझे लगता है प्रदेश की जनता के सामने एक गलत पिक्चर प्रस्तुत करना है, इसलिए मैंने इस बात को सबसे पहले उठाने का कार्य किया है। बड़े विकास की बातें हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा और कि इतना विकास चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये विकास को डाइजेस्ट कैसे करें। एक छोटा सा आपको कल का एग्जाम्पल देती हूँ। नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है कल टिप्पणी की है एक सरकार के जो आपदा प्रबंधन है उस पर, उसका मैं आपको चाहे तो आप फोटो भी दिखा सकती हूँ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, कि उसमें साफ उन्होंने कहा है कि थराली में जिस तरीके से जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन तक जो सुविधाएं पहुंचाने में राज्य सरकार विफल साबित हुई है और राज्य सरकार से जो उन्होंने PIL के जब पढ़ी थी और PIL के एडमिट की थी और एक रिपोर्ट मांगी थी सरकार से, तो उस रिपोर्ट से जो है हाईकोर्ट खुश नहीं है। तो ये तो आपका चाल चरित्र और चेहरा है। आप झूठ बोलते हैं सरेआम और एक झूठ को बार बार बोल के आप उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं, पर ये जनता बड़ी समझदार है। क्या खोया और क्या पाया हमें ये समझना होगा इन बिल्कुल प्रतिमा जी। और हाँ, और सबसे बड़े 2 सवाल ये भी हैं कि 25 साल का उत्तराखंड हो गया, अभी तक ना तो स्थायी राजधानी, और ये जो पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई है इसकी खाई अभी तक खत्म नहीं कर पाया कोई भी। नेताओं की बड़ी बड़ी फौज देखने को मिली लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो पाई। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मैं उसी बात पे आ रही थी, थैंक यू सो मच, आपने वो खुद पूछ लिया। यहाँ पे बात हुई कि सदन की कार्यवाही को दूसरा मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा था और उन लोगों के चेहरे से नकाब उतरा। तो बिल्कुल सही बात है, भाजपा के प्रवक्ता ने अपने ही विधायक के चेहरे से नकाब उतारने का कार्य इस डिबेट के माध्यम से किया है, क्योंकि वो पहले व्यक्ति विनोद चमोली जी थे जिन्होंने हमारे विधायक रवि बहादुर जी हो या जाति जी हो, उन्हें उत्तराखंडी कहने से मना कर दिया। आप उत्तराखंडी है। अब पहले तो आप हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते थे, कौन हिंदुत्व है, कौन राष्ट्रवादी है, अब कौन उत्तराखंडी है इसका भी सर्टिफिकेट देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है ये, मुंह की खानी पड़ी ना।
भाई चाहे शहजाद विधायक, बसपा विधायक शहजाद जी हो, चाहे रवि बहादुर जी हो, चाहे जाति जी हो, जब उन्होंने अपनी बात करी तो आपके मुंह पे कालिक लग गई। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आप मैदान, आप पहाड़ से जीत आते हैं लेकिन पहाड़ों पर रहना नहीं चाहते, पहाड़ की जनता का विकास नहीं करना चाहते। आपको घर चाहिए देहरादून में, रहना हरिद्वार में है, एक बार सीट जीत जाते पहाड़ पे, फिर आपको सीट भी हरिद्वार में चाहिए होती है। ये कैसा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के? ठीक है प्रतिमा जी, मैं पूछ लेता हूँ जपेंद्र जी, एक तो प्रतिमा जी की सभी बातों का जवाब दे दीजिए। दूसरा, ये अभी जो आपके नेता हैं वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो विकास की रफ्तार है वो चौमुखी तरीके से चल रही है। दूसरा, ये अभी थराली का मुद्दा भी उठाया, उसमें भी उन्होंने बताया किस तरीके से वहां पर जो लोगों को नुकसान हुआ था वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। दूसरा, ये भी देखने को मिला कि जब प्राकृतिक आपदा आई और जो नुकसान हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कल आ रहे हैं, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाई, जितना नुकसान हुआ था उससे काफी कम विशेष पैकेज देकर चले गए। देखिए, हम शहजाद जी अपने प्रकरण से शुरू करते हैं। कांग्रेस ने पूरी तरह से शहजाद जी वाले प्रकरण को और उनके क्वेश्चन को क्षेत्रवाद की राजनीति की भेंट चढ़ी। उन्होंने एक केदारनाथ विधायक की महोदया का एक कार्ड उसमें पढ़ा और उसमें उनका समारोह का स्थान मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास लिखा हुआ था। तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि आप विधायक केदारनाथ से हैं और एड्रेस आपका देहरादून का है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ये एड्रेस मेरे ससुराल का है और मेरे ससुराल में कार्यक्रम है, तो इसलिए एड्रेस इसमें ये दिया हुआ है। तो वो कोई, तो ठीक है, सवाल जवाब सदन में होते हैं, लेकिन उन सवाल जवाबों की आड़ में आप क्षेत्रवाद की बात करने लग जाएं, आप पहाड़ मैदान की बात करने लग जाएं, आप गढ़वाल कुमाऊं की बात करने लग जाएं, तो ये तो कांग्रेस का चरित्र नहीं। सवाल बिल्कुल यही है कि 25 सालों में राजनीति में तो घमासान देखा, सियासत कभी इधर कभी उधर, सब कुछ देखने को मिला, राजधानी स्थायी नहीं बन पाई अभी तक, और पहाड़ और मैदानी की जो लड़ाई है वो अभी तक खत्म नहीं कर पाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तो मंच पे कोई लड़ाई है ही नहीं, और ना भारतीय जनता पार्टी की ऐसी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीयता से पूर्ण व्यक्तित्व और राष्ट्र को समर्पित व्यक्तित्व। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिलो दिमाग में कहीं किसी भी तरह का क्षेत्रवाद नहीं है। क्षेत्रवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से दूर है। चाहे हमारा नहीं, जपेंद्र जी, विनोद चमोली जी ने विधानसभा में क्या बयान दिया था? चमोली जी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के और एक छोटे से विषय को लेकर एक सवाल करा और उसका बात का बतंगड़ बनाना और उसके आड़ में क्षेत्रवाद की राजनीति को प्रसारित करना, ये कांग्रेस का चरित्र है। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये देश की जनता और उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती भी है। चलिए ठीक है, बाकी 25 सालों का जो मुश्किल डगर रही उसका असर 27 में कितना देखने को मिलेगा, ये भी होगा। प्रतिमा जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जब व्यक्ति को पूरे तथ्य पता ना हो तब तक बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं बोलते कभी भी ऐसे। आपने कहा कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवाद बढ़ा रही है, उतने छोटे से स्टेटमेंट पे आपने शायद बीच का स्टेटमेंट सुना है जपेंद्र जी, जब उन्होंने आशा नौटियाल की बात करी। शहजाद जी का जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, उन्होंने नाम लिया निशंक जी, उनके ग्राम का नाम लिया, उसके बाद कहा चुने गए यहाँ के मुख्यमंत्री, उसके बाद उन्होंने कहा रावत जी, नाम लिया अल्मोड़ा का, फिर कहा भाई चुने गए अनूप कुमार रावत, फिर अल्मोड़ा, फिर उसके बाद चुने गए, फिर उन्होंने ये बात कही कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। और ये रिप्लाई उस बात का था जो बात जो है माननीय आपके विधायक जिनको आप बचा रहे हैं विनोद चमोली जी ने उठाई कि आप कह रहे हैं, आप रवि बहादुर जी से कैसे कह सकते हैं कि आप उत्तराखंडी नहीं है? भाई आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कौन उत्तराखंडी है कौन उत्तराखंडी नहीं है? आप लोग इस तरीके की क्षेत्रवाद की बातें करके, बांटने की बातें करके, जो 42 लोग शहीद हुए इस राज्य को बनाने के लिए, उनको दुखी करने का कार्य करते हैं। आज चर्चा होनी चाहिए थी सदन में, क्या खोया क्या पाया और आगे क्या करना है, हम कहाँ थे कहाँ है और कहाँ होंगे, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। बट चर्चा इस पे नहीं हुई क्योंकि आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है। जनता जानना चाह रही थी आपके 7.5-8 सालों का रिपोर्ट कार्ड की आप सत्ता में बैठे हैं डबल इंजन की सरकार लेकर के,
और अगर मैं निकाय और निगम की बात कर लूं तो अरुण, ट्रिपल जपेंद्र जी, इंजन की बात करके आप सत्ता में आए थे, लेकिन आज क्या है? सब ढकोसला, सब झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का पुलिस्ता बन के रह गई है और कुछ नहीं है। और जनता आपको सबक सिखाएगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन में जिस तरीके से आप विफल साबित हुए, आप शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आपको याद होगा कि किस तरीके से जब आप सदन में अपना बखान कर रहे थे तो 375 किलोमीटर पैदल चलकर 16 लोग, जिसमें की महिलाएं भी शामिल थी, वो इस आस से देहरादून आए कि शायद जो उनका अस्पताल है जिसको बनाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो फिर से वहां पे डॉक्टर्स हो जाए, स्ट्रेचर हो जाए, एक्सरे मशीन हो जाए, अल्ट्रासाउंड मशीन हो जाए, कार्डियोलॉजी हो जाए। ठीक है प्रतिमा जी, देखिए किसी भी तरह की इस सरकार में कमियां हैं, क्योंकि हजार मुद्दे तो विपक्ष के पास हैं ही, कोई ना कोई नया मुद्दा आ ही जाता है जिसको वो सरकार को घेरने लग जाते हैं। अब जो फैसला होगा वो तो 27 में होना, जनता किसको सम्मान देगी? आप जो कह रही हैं कि महिलाएं आई 375 किलोमीटर दूर से, सब कुछ लेखा जोखा जो भी है 27 में साफ हो जाएगा। जपेंद्र जी, कांग्रेस का बांटो और राज करो का चरित्र बार बार निकल कर सामने आ जाता है। अभी भी हमारी बहन प्रतिमा उसी क्षेत्रवाद के ऊपर अपनी सारी डिबेट को लेकर चली। विनोद चमोली जी ने सदन की क्लिपिंग उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंडी है, चाहे वो किसी भी जाति मजहब से हो, कहीं का भी हो। अगर उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर कोई उत्तराखंडी पैदा हुआ है तो वो उत्तराखंडी है, बिना जात पात क्षेत्रवाद के। और कहा बार बार उसी क्षेत्रवाद की राजनीति को। भाई उत्तराखंड के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम करे थे, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पसंद करा तो 2022 में दोबारा चुनो। और अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई तो फिर आप कुछ और जाएंगे। इससे बेहतर सबके सामने है कि उत्तराखंड वासियों का दिल कैसे जीतना है, काम से धरातल नहीं पर। प्रतिमा जी सवाल यही है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वोट चोरी, लेकिन वोट चोरी को आप लोग कैसे रोकेंगे अगर आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है? आप चुनाव हार जाएंगे, फिर उसके बाद आरोप लगाएंगे। पुष्पेंद्र जी, बात हार जीत की नहीं है, बात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और हमने तो प्रमाण प्रत्यक्ष था, उसके बावजूद प्रमाण देने का कार्य किया। एक मॉडल भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब वोट चोर गद्दी चोर सुन लीजिए, वोट चोर सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही बौखलाहट है, इन्हें पता है कि मैं इनका सच जनता के सामने लेके आऊंगी, इसलिए बीच में बोल रहे हैं। बिहार में क्या हुआ? क्यों गई ट्रेन हरियाणा से क्यों 80,000 लोगों को भर करके बिहार में वोट डालने के लिए ले गए? क्यों एक मॉडल ने 27 बार जाकर चलिए ठीक है, बाकी कहाँ वोट चोरी चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा वो तो जनता बता देगी। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिमा जी और जपेंद्र जी, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन 25 साल के उत्तराखंड में आपदा के जो गहरे जख्म खाए, जो देखने को मिला, कितना बदलाव हुआ, क्या कुछ लेखा जोखा है, लेकिन सवाल दो ही, अभी तक ना तो उत्तराखंड को स्थायी राजधानी मिल पाई है, दूसरा जो खाई थी पहाड़ बनाम मैदान, नेताओं की बड़ी बड़ी फौज भी वो खत्म नहीं कर पाई। 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और उत्तराखंड को क्या कुछ और विशेष पैकेज, बड़ी सौगात मिल सकती है वो भी देखना होगा। विकास के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार है ये भी मायने रखने वाला है। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही।